Hello everyone. So in the last class we were discussing different cases of tossing of coins and the throwing of dice. We saw the tossing of 2 coins and 3 coins when the coins are distinguishable or indistinguishable. We also saw the throwing of 2 dice case simultaneously. And then we saw the probabilities of occurrence and non-occurrence of an event. Now what we'll start with today we'll start with the case of a box divided into equal sized compartments. इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें बेसिकली हम देखेंगे postulate of equal a prior probability. तो ये postulate देखने से पहले we should know what is a prior probability. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये वो प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें ऑलरेडी पता होती है बिफोर कंडक्टिंग एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उससे पहले ही जो है वी कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस. ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी. तो हम यहाँ पर पोस्टुलेट देखेंगे ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ बॉक्स केस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम एक बॉक्स देखेंगे जिसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू एग्जैक्टली इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ पार्टीशन. ठीक है, किस तरीके का सिस्टम है हमारा? ऐसा सिस्टम है. ये हमारे पास बॉक्स है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 कंपार्टमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टीशन. और ये जो दोनों बॉक्स हैं दे आर ऑफ इक्वल साइज. अब हमने क्या किया? अब हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया इस बॉक्स में कि ये जो पार्टिकल है इट मस्ट फॉल इन एनी ऑफ द 2 कंपार्टमेंट्स, कि इन दोनों कंपार्टमेंट्स में से पार्टिकल किसी ना किसी कंपार्टमेंट में जरूर जाए. ठीक है, सो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल की किसी भी कंपार्टमेंट में जाने की? इन टोटल वी हैव 2 कंपार्टमेंट्स. तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और सेकंड कंपार्टमेंट में पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. ये केस हमारा किस तरीके से हो गया? दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हेड्स या टेल. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. यहाँ पर भी हमारे पास 2 केसेस है. वन इज कंपार्टमेंट 1, सेकंड वन इज कंपार्टमेंट 2. तो कंपार्टमेंट 1 में पार्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. सिमिलरली कंपार्टमेंट 2 में भी पार्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फॉल होने की इन एनी ऑफ द 2 कंपार्टमेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ प्रायर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है. इन दिस केस वी से दैट अ प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल falling into any of the 2 compartments is equal. ठीक है, so in this example also before conducting the actual experiment we can say with confidence that the probability of the particle going in one compartment is equal to the probability of going into the other compartment. So this principle of assuming equal probabilities for such like events का मतलब events that are equally likely to occur. ठीक है, दोनों ही events जो हैं they are equally likely. तो इस principle को we say that principle of equal a prior probability. देखो ये जो लाइंस है ना जो इटैलिक में दे रखी है इसको जरूर याद करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है. लाइक व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी ये होता है कि दिस इज दिस प्रिंसिपल जिसमें हम जो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं उनकी हम प्रोबेबिलिटीज जो है उनको इक्वल एज्यूम करते हैं. ठीक है, जैसे हेड्स या टेल्स में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है टेल आने की प्रोबेबिलिटी के. जैसे हम डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें भी 1 2 3 4 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो इक्वल होती है, इक्वल टू 1/6. तो ये सारे केसेस होते हैं ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे भी हमने एक बॉक्स है उसको 2 कंपार्टमेंट्स में
डिवाइड किया तो दोनों में से किसी भी कंपार्टमेंट में पार्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 1/2। ठीक है, तो इन जनरल इट कैन बी स्टेटेड एज all accessible microstates corresponding to a particular macrostate are equally probable। देखो इस लाइन को जो है ना तुम याद करो, नेक्स्ट जब हम आगे माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे वहां पर मैं दोबारा तुमको ये लाइन समझाऊंगी। अभी जो है इस लाइन को समझ लो, ये इसका सेकेंड वर्जन है इस डेफिनेशन का ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये कहता है कि जो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं उन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, और ये भी कहता है कि जितनी भी माइक्रो स्टेट्स हैं एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में दे आर इक्वली प्रोबेबल। इसका मतलब क्या है, माइक्रो स्टेट क्या होती है, माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं, ये मैं बाद में समझाऊंगी मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो वहां पर मैं फिर इस डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करूंगी ताकि ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट हमने अप्लाई किया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो पार्टिकल के कंपार्टमेंट 1 में आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हुई, सेकंड कंपार्टमेंट में आने की भी 1/2 हुई, एंड दिस केस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। सिमिलरली अगर पार्टिकल जो है उसको हम 6 इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करें तो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा टू द थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। तो हर एक पार्टिकल के टू गो इन एनी ऑफ द 6 कंपार्टमेंट्स वो क्या होगी 1/6। ठीक है, विच इज सिमिलर टू एनी ऑफ द 6 फेस ऑफ द डाई अपीयरिंग अपर मोस्ट। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी कि अब हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे। ये हमने यहाँ क्यों डाला है बॉक्स और कंपार्टमेंट का चक्कर, क्योंकि अब हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टडी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। फिजिक्स स्टडी करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1। तो सबसे पहले हमने थ्रोइंग ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन्स एंड थ्रोइंग ऑफ डाइस का केस देखा। फिर अब हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं टू दी बॉक्स which is divided into compartments। that means हम धीरे धीरे अब प्रोबेबिलिटी की हेल्प से अपने सिस्टम की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं जिस सिस्टम को हमें स्टडी करना है। ठीक है, और ये हम धीरे धीरे क्यों प्रोसीड कर रहे हैं, ताकि तुम लोग अब जो सिस्टम में हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको तुम लोग रिलेट कर सको, समझ सको विद द हेल्प ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन एंड थ्रोइंग ऑफ डाइस। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स को यूज करके नाउ वी आर स्लोली प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आर फिजिकल सिस्टम्स जो हमें स्टडी करना है। और जो सिस्टम हम यूजुअली लेते हैं दैट वी कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपलेस्ट केस लिया हमने कि जब हमने बॉक्स को सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर जब 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। हमारे पास 2 डाइस हैं A एंड B having 6 equally likely faces marked as 1 2 3 4 5 6 and these 2 dice they are thrown simultaneously। Now we have to calculate the probability of getting the faces of both the dice up marked with the same number। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो दोनों ही केसेस में जो उसके फेसेस है उनमें सेम नंबर आएगा। तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। जब दोनों में 1 आया या दोनों में 2, दोनों में 3, दोनों में 4, दोनों में 5, दोनों में 6, तो वी हैव टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं 36। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज या फेवरेबल आउटकम्स होगा 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 36। तो दिस इज नथिंग बट 1/6। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, फाइन। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से कर रखा है, इसको समझ लेना। अगर इस तरीके से करना चाहते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। यू विल गेट द फाइनल आंसर व्हिच इज 1/6। Now next we have another example 19। यहाँ हमने अब इसको बॉक्स के फॉर्म में रिलेट किया है ताकि अब तुम लोगों को बॉक्स जो है उसको तुम अच्छे से स्टडी कर सको, समझ सको।
अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने एक बॉक्स लिया है जिसको हमने डिवाइड किया है इनटू 16 इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट्स। 16 कंपार्टमेंट्स है इक्वल साइज के। देखो इस तरीके से, जैसे ये फिगर बनी हुई है, एक बॉक्स है, इसको हमने 16 इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, एक बॉल जो है उसको थ्रो किया इन बॉक्स के अंदर, ठीक है। सपोज हमने 8 balls को थ्रो किया, total 8 balls we have thrown within this box which is divided into 16 equal sized compartments. Then we have to calculate the probability for a particular compartment to contain one ball only. प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि एक कंपार्टमेंट में सिर्फ एक बॉल आई। सेकंड केस हमें निकालना है कि एक कंपार्टमेंट में ही सारी की सारी 8 बॉल आ गई, और एक हमें निकालना है कि जो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है उसमें कोई बॉल नहीं आई। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि जो पार्टिकल है उसका किसी भी बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। हमने बॉक्स को 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, तो दैट मींस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी किसी भी कंपार्टमेंट में जाने की होगी 1/16। तो अगर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/16, probability of the ball entering into a particular compartment is 1/16. We have applied the postulate of equal prior probability. तो अगर जाने की 1/16 है तो ना जाने की कितनी होगी? Probability of non-occurrence 1 minus p, 1 minus 1/16, that is 15/16. तो पार्टिकल के किसी बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/16 और ना जाने की प्रोबेबिलिटी है 15/16. Now we are throwing 8 balls one after the another. So we have to find the probability of the first case कि पहली बॉल जो है, एक बॉल जो है कंपार्टमेंट में गई, बाकी 7 नहीं गई। तो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/16। पहली बॉल गई 1/16, दूसरी नहीं गई, ना जाने की 15/16, तीसरी भी नहीं गई, चौथी भी नहीं गई, अप टू 7 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया? 1/16 इंटू 15/16 रेज टू पावर 7। सेकेंड केस हमें निकालना है कि सारी की सारी 8 बॉल्स जो है कंपार्टमेंट में चली गई। तो पहली बॉल की कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/16, दूसरे की जाने की भी 1/16, टोटल अप टू 8 टाइम्स सिंस वी आर थ्रोइंग 8 balls one after the other. तो प्रोबेबिलिटी becomes 1/16 raised to power 8. I hope ये एग्जांपल सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है नन ऑफ द बॉल्स। कोई भी बॉल उस कंपार्टमेंट में नहीं गई। तो ना जाने की पहली बॉल नहीं गई, उसकी प्रोबेबिलिटी 15/16, दूसरी भी नहीं गई, तीसरी भी नहीं गई, चौथी भी नहीं गई, पांचवी भी नहीं गई, छठी भी नहीं गई, सातवीं भी नहीं गई, आठवीं भी नहीं गई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 15/16 रेज टू पावर 8। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। Now next अब हम क्या करेंगे? टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका डेरिवेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऑलरेडी लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट। दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको ध्यान से सुनना और समझना। इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में टॉसिंग ऑफ कॉइन्स का केस किया था, वहां पे हमने या तो 2 कॉइन्स लिए थे या 3 कॉइन्स लिए थे। यहाँ पर अब हम इस केस को जनरलाइज करेंगे कि अब हमारे पास जो है एनी नंबर ऑफ कॉइन्स है। लेट्स से वी हैव टोटल n कॉइन्स। ठीक है, हमारे पास n कॉइन्स है जिनको हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हमारे क्या होंगे? जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया था तो हमारे इवेंट्स थे h1 + t1 इंटू h2 + t2। जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया था तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स थे h1 + t1 इंटू h2 + t2 इंटू h3 + t3। जब हमारे तीनों के तीनों कॉइन्स जो थे वो अनलाइक थे और डिस्टिंग्विशेबल थे। अब 3 कॉइन्स की जगह हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये n कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4, 100, 1000, 5000, एनी नंबर। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे? h1 + t1 इंटू h2 + t2 इंटू h3 + t3 अप टू hn + tn। और अब अगर हम कहते हैं ये जो कॉइन्स है ये आइडेंटिकल है, दैट मींस इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो उस केस में h1, h2, h3 अप टू hn को वील रिप्लेस बाय h,
T1, T2, T3, Tn को we'll replace by T. तो ये इक्वेशन अब किस में रिड्यूस हो गई? When all the coins are indistinguishable, then the total number of possible events become h plus t into h plus t into h plus t so on up to n times. तो h plus t raised to power n. अब हम क्या करेंगे? We'll expand this in terms of binomial expansion. h plus t raised to power n, जैसे तुमने binomial expansion पढ़ा है ना, a plus b raised to power n, तो वही यहाँ पर a हमारा कैपिटल H हो गया, b हमारा कैपिटल T हो गया. एक्सपेंशन जो है इसकी क्या होगी? सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे जैसे लिखा है ना, इसी तरीके से पढ़ा होगा तुमने अपने स्कूल में. यहाँ पर ये आगे कुछ नहीं लिखा ना, दिस इज NC0 जो 1 होता है हमारा. NC0 into h raised to power n plus NC1 into h raised to power n minus 1 into t plus NC2 into h raised to power n minus 2 into t2 so on. लास्ट में क्या आएगा? NCn into t raised to power n. ठीक है, दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ h plus t raised to power n. ये सबको पता है, तुम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो अपने स्कूल में मैथमेटिक्स में. ठीक है, वो हमने यहाँ अप्लाई किया. देखो अब इस इक्वेशन को ना मैं एक चीज से रिलेट करूंगी, इसको समझने की कोशिश करना. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था. मैं 3 कॉइन्स पे चलती हूँ, 3 इनडिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स वाले केस में. ये वाला. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया था? यहाँ पर हमारा बना था h plus t raised to power क्यूब. ठीक है, तो उसको हमने सिंबलाइज किया था. एक मिनट, इसमें आ नहीं रहा पूरा आई गेस, तो हम दूसरे पे चलते हैं. यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे हम देखेंगे 2 कॉइन्स का विच आर सिमिलर एंड इनडिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी? h1 plus t1 into h2 plus t2 which is equal to h plus t का होल स्क्वायर, जब सारे कॉइन्स हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल हैं. तो इसको हमने क्या लिया था? h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ht. ये आया था. क्या था? या तो दोनों में हेड आए या दोनों में टेल आए, या एक में हेड आए एक में टेल आए, और इसकी वेटेज है 2. ठीक है, इसी तरीके से हमारा टॉसिंग ऑफ n कॉइन्स है. यहाँ पर हमारा है NC0, यहाँ पर है NCn. ठीक है, ये h plus t होल स्क्वायर की एक्सपेंशन थी. अब हम जो ये n कॉइन्स का केस देख रहे हैं, इसमें h plus t raised to power n टाइम्स का एक्सपेंशन है. ठीक है, तो ये हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि जब सारे के सारे कॉइन्स पे हेड आए. ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है जब n-1 कॉइन्स पे तो हेड आया और एक कॉइन पे टेल आया. ये रिप्रेजेंट कर रहा है n-2 कॉइन्स पे हेड आया और 2 कॉइन्स पे टेल आया. सो ऑन, लास्ट में हमारे पास क्या आया कि सारे कॉइन्स में ही टेल आया. तो ये h plus t raised to power n क्या है? These are the total number of possible events. ठीक है, इसमें सारे पॉसिबल इवेंट्स आ रहे हैं हमारे, सारे हेड आने की. n-1 हेड 1 टेल, n-2 हेड 2 टेल एंड सो ऑन, सारे टेल. तो ये जो टर्म्स इनके आगे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हर एक केस का ये रिप्रेजेंट कर रही है वेटेज. ठीक है, जैसे NC0 क्या होता है हमारा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल. NC0 हमारा 1 होता है, तो सारे हेड्स आने की वेटेज 1 है. सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है कि सब में हेड आने का, सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है. NCn भी हमारा 1 होता है. ठीक है, इसका मतलब सब पे टेल्स आने की भी एक ही पॉसिबिलिटी है, और n-1 में हेड आने की और एक में टेल आने की वेटेज ये है. ऐसे ही सो ऑन. ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में. summation r going from 0 to n NCn minus r h raised to power r into t raised to power n minus r. r is going from 0 to n. इस पूरी एक्सपेंशन को अब हमने यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया इन समेशंस. ठीक है, r जो है हमारा इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n. तो जब r हमारा 0 है, ये क्या हो जाएगा? NCn h raised to power 0 t raised to power n, मतलब दिस टर्म. ठीक है, r जब हमारा n हो जाएगा तो ये हो जाएगा NC0 h raised to power n t raised to power 0, that means this term.
और जैसे ही r को हम 1 2 3 अप टू n-1 पुट करेंगे, वील गेट दीज इंटरमीडिएट टर्म्स। ठीक है, तो इसको वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ समेशन। नेक्स्ट, इस इक्वेशन को आई कैन अगेन रीरिटर्न इन दिस फॉर्म। हाउ? समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू n, nc(n-r) को, इसको ध्यान से देखो, nc(n-r) को आई कैन रिप्लेस विद ncr, और ये एज इट इज रहेगा h raised to power r into t raised to power n-r। क्यों? Because nc(n-r) is nothing but equal to ncr। इसकी एक्सपेंशन अगर हम करेंगे, nc(n-r) क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, then n minus n plus r factorial, so that means n factorial upon n minus r factorial into r factorial। ncr की हम कैसे लिख सकते हैं, n factorial अपॉन r factorial into n minus r factorial। तो दोनों ही जो है हमें सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो nc(n minus r) जो है वो ncr के इक्वल है, विच इज इक्वल टू n factorial, इसको करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सॉरी, n factorial अपॉन r factorial into n minus r factorial। दोनों से ही हमें यही रिजल्ट मिलेगा, सो वी कैन रिप्लेस ncn minus r by ncr। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर हमारे पास है h प्लस, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने जो पहले केसेस करे हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन्स के, उसको हम बस यहाँ जनरलाइज कर रहे हैं इन n कॉइन्स की। अगर हमारे पास एग्जाम में 2 3 के बजाय 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, तो हम जो है उसको इजिली सॉल्व कर सके। So what we get now, h plus t raised to power n is equal to summation going from 0 to n ncr h raised to power r t raised to power n minus r। Let's say n minus r is equal to s, तो ये हमारा हो गया t raised to power s। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालना है, in the above expression the total number of terms representing all possible combinations। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, देखो जब हमने टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स देखा था, वहां पर हमारे पास क्या था, एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ht। ठीक है, तो सबकी वेटेज को अगर हम ऐड करें, एच स्क्वायर की वेटेज क्या है 1, टी स्क्वायर की वेटेज क्या है 1, 2ht की वेटेज क्या है 2, तो हमारे पास कितना आया 2 प्लस 1 प्लस 1 4। ठीक है, या तो दोनों में हेड या दोनों में टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास कैसे आए थे, सबकी वेटेज को ऐड करके। जैसे टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स में हमारे पास था h क्यूब प्लस t क्यूब प्लस 3h स्क्वायर t प्लस 3ht स्क्वायर, हमारे पास ये आया था। ठीक है, इसका मतलब टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे कितने बने थे, 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 8, और हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी थी फिर, हर एक पॉसिबल इवेंट की 1/8, जब हम वेटेज इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, तो टोटल नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने कैसे निकाले थे, सबकी वेटेजेस को ऐड करके। तो यहाँ पे वेटेजेस क्या है, यहाँ पे वेटेजेस है ये nc0 nc1 nc2, दैट मींस समेशन ncr, ये हमारी वेटेज है। तो हमें निकालना है समेशन ncr, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से। इसमें राइट हैंड साइड को हम समेशन ncr कब बना सकते हैं, जब हम h और t को 1 पुट कर दें, तो हमारी ये वाली जो टर्म है ये समेशन ncr बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ h और t को 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी h और t को 1 पुट कर दो, तो ये आया 1 plus 1 raised to power n, so that is equal to 2 raised to power n। So this equation gives summation ncr is equal to 2 raised to power n। मतलब total number of possible combinations in tossing n coins simultaneously will be 2 raised to power n। अब इसको तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 2 raised to power 2, दैट इज 4। हमारे इतने ही बने थे। ठीक है,
अब क्या होगा, इसकी हेल्प से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिल गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वल लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/2 रेज़ टू पावर n। कैसे, देखो टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स में अगर हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 थे तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई थी, 1/4। ऐसे ही टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स में हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या थी, 1/8। वो 8 कैसे आया था, 2 रेज़ टू पावर 3, और 4 कैसे आया था, 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 रेज़ टू पावर n, और प्रोबेबिलिटी जो है ईच इक्वल लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो होगी 1/2 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इस डेरिवेशन से, इस डेरिवेशन से हमें मिला द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन HR T रेज़ टू पावर s। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली, यूजुअली डेरिवेशन आ जाता है और साथ में न्यूमेरिकल, नहीं तो सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाता है, कि हमें दे दिया कि वी आर टॉसिंग 8 कॉइन्स। ठीक है, लेट्स से वी आर टॉसिंग 8 कॉइन्स, तो 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने जो कॉइन को n टाइम्स टॉस किया उसमें से r टाइम्स हेड आया और n माइनस r दैट मींस s टाइम्स हमारे पास टेल्स आया। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स में निकाली थी, वेटेज इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वहां पे जैसे हमने एच टी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली थी, उसकी वेटेज 2 थी, 2 इंटू 1/4। ऐसे ही 3 कॉइन्स के केस में एच स्क्वायर टी की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली थी, उसकी वेटेज 3 थी, 3 इंटू 1/8। यहाँ पर हमारे पास अगर टोटल n में से हमारे पास r टाइम्स हेड आया, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वेटेज है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन, n है तो ये 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। So this is the probability of getting r head and n minus r tails in tossing n coins simultaneously, ncr into 1/2 raised to power n, and this expression is very important। इसको अच्छे से याद कर लो, ये बहुत frequently यूज होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। So this is n factorial upon r factorial into s factorial, where s is n minus r into 1/2 raised to power n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इसको ही अगर मैं जनरलाइज करूँ ना तो मैं समझाने के लिए, तो यहाँ पे देखो और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 2 कॉइन्स है, मैंने उनको टॉस किया, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों कॉइन्स में से एक में हेड आया। ठीक है, दैट मीन्स एक में पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो उसमें एक में तो हेड आया, दैट मीन्स मेरे पास n कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, c एक में हेड आया, r है ना हेड आने की, तो r मेरा क्या हो गया, 1। ठीक है, 1/2 रेज़ टू पावर 2 हो गया, क्योंकि n मेरा है 2। ठीक है, 2c1 मेरा कितना होगा, 2c1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये मेरा हो गया 2, तो आई गेट 2 इंटू 1/4। ठीक है, तो 2 इंटू 1/4 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, और यही हमारा आया था व्हेन वी टॉस्ड 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो एक में हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो ऊपर एक बार देख लो, मैं दिखा देती हूँ दोबारा। ये आया ना हमारा 1/2। ठीक है, तो ये हमारा केस है टॉसिंग ऑफ n कॉइन्स। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी केस में जब हमें कितने भी कॉइन्स गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल डेरिवेशन हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और यहाँ पे जो दोनों कॉइन्स हैं दे आर सिमिलर और इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, सिमिलरली हम केस को एक्सटेंड कर सकते हैं टू द केस ऑफ n डाइस। ठीक है, इसको इसमें से फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लो, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, अगर करना है तो फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लो। ठीक है,
नाउ उसके बाद हम इसमें क्या है हमारे पास कि हमने n पॉइंट्स जो n डाइस जो है उनको थ्रो किया, तो उनमें से n डाइस में से n1 डाइस पे हमारा a आया या 1 आया, n2 डाइस में 2 आया, n3 डाइस में 3 आया, n4 डाइसेस में 4 आया, n5 डाइसेस में 5 आया, n6 डाइसेस में 6 आया। सिंस वी हैव टोटल 6 फेसेस, वहां पे 1 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया A B C D E F लिखा है उन फेसेस पे, ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सच कॉम्बिनेशंस विल बी दिस। ना इसके बाद जो है हम दो केस और देखेंगे, कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड द कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है, ये ऊपर वाले डेरिवेशन से ही रिलेटेड है। अब देखो हमने n कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, n सिमिलर कॉइन्स, जो हमने n कॉइन्स को टॉस किया है दे आर सिमिलर और यू कैन से दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब हम निकालेंगे कि व्हाट विल बी दी मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जब हम n सिमिलर कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे, तो किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। जैसे इसमें हम देखेंगे सारे हेड्स या सारे टेल्स, तुम्हें भी पता है सारे ही कॉइन्स में हेड आए या सारे ही कॉइन्स में टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। और ये हमें आगे पता भी चलेगा, कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी उस केस में आएगी या तो सब में हेड या सब में टेल, ठीक है। ऐसा आना जो है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, किस कॉम्बिनेशन की है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने की। हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस है, वी हैव टोटल n+1 कॉम्बिनेशंस। कैसे, ये देखो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ऐसे हम यहाँ तक आए। यहाँ NC0 है, यहाँ NC1 है, तो 1 2 3 सो ऑन अप टू n, तो ये तो टोटल n टर्म्स हो गई और ये एक और टर्म है हमारे पास NC0, तो ये टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं n+1। यहाँ पे मैं इस लाइन को क्लियर करने के लिए बता रही हूँ ये चीज। लेट अस नाउ फाइंड which of the n+1 combinations has the maximum probability। अब हमें ये निकालना है कि जब हम n पॉइंट्स को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली, तो वी हैव टोटल n+1 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इन n+1 कॉम्बिनेशंस में से किस कॉम्बिनेशन के आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, r हेड्स और n-r टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है NCR अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। 1/2 रेज़ टू पावर n तो कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन n। अब हम इसमें सिंपल ये लगाएंगे NCR की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, तुमने अपने स्कूल में पढ़ा है कि जो कॉम्बिनेशन है NCR ये मैक्सिमम तब होता है जब R जो है हमारा n/2 होता है। दिस यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर एलिमेंट्री अलजेब्रा इन योर 11th एंड 12th। कॉम्बिनेशन जो है वो मैक्सिमम होता है जब R हमारा n/2 होता है, प्रोवाइडेड n इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वो होगा व्हेन r इज इक्वल टू n/2। तो इस एक्सप्रेशन में r को n/2 सब्स्टिट्यूट करो, तो मैक्सिमम, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द कॉम्बिनेशन जब r n/2 है, मतलब h रेज़ टू पावर r था ना, r हमारा n/2 है, t के ऊपर क्या था n-r, n-n/2 भी होता है n/2, मतलब इस कॉम्बिनेशन की आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, मैंने चारों कॉइन्स को टॉस किया, तो 2 पे हेड आया, 2 में टेल आया, 50% चांसेस जो है आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, r को सब्स्टिट्यूट करो n/2, तो nc n/2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, nc n/2 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इनटू n-n/2 फैक्टोरियल, n-n/2 फैक्टोरियल इज आल्सो n/2 फैक्टोरियल। So the maximum, so the probability, maximum probability will be
n फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। इस एक्सप्रेशन को भी याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी एक्सप्रेशंस को याद रखना है? एक तो इस एक्सप्रेशन को याद करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी कॉम्बिनेशन एच आर टी रेज़ टू पावर n माइनस आर। ठीक है, जो ये है हमारा, और एक इस रिजल्ट को याद करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन की आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट मींस व्हिच इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट वील फाइंड कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। ठीक है, तो n+1 कॉम्बिनेशंस में से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है व्हेन वी आर टॉसिंग n सिमिलर कॉइन्स साइमल्टेनियसली। एलिमेंट्री अलजेब्रा से हमें ये चीज पता है, NCR की वैल्यू मैक्सिमम होती है व्हेन r इज इक्वल टू n अपॉन 2 और मिनिमम होती है व्हेन r इज इक्वल टू ईदर 0 और n। तो जब r हमारा 0 होगा दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, n कि कोई हेड नहीं आया, सारे के सारे टेल आ गए। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n NCR अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। या सब्स्टिट्यूट r टू बी 0, तो मेरे पास ये क्या हो गया? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो मेरे पास ये सिंपली आ गया 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। दिस इज दी प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी कॉम्बिनेशन की आने की मिनिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जब r हमारा n है, r जब n हो गया दैट मींस p r कॉमा n माइनस r है, ये हमारा क्या है? p ब्रैकेट में r कॉमा n माइनस r। ठीक है, जो यहाँ बार बार हम s लिख रहे हैं, तो r जब हमारा n होगा तो n माइनस r हमारा क्या होगा? 0, मतलब सारे के सारे कॉइन्स पे हेड आ गया, टेल किसी में भी नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूट हियर r टू बी इक्वल टू n, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, हमारे पास फिर से आ गया सेम 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। यही होता है ना, सारे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है, सारे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है। तो मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है? जब हमारे पास r n अपॉन 2 है, मतलब 50% टाइम्स हेड आया, 50% टाइम्स टेल आया। ठीक है, और कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है? जब r हमारा या तो 0 होगा या n होगा, दैट मीन्स या तो सारे के सारे हेड्स आएंगे या सारे के सारे टेल्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस जो है जिनको तुम्हें याद रखना है, एक तो ये एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन, एक ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन और ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन। अब इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे ताकि ये चीजें तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या है? वी आर टॉसिंग 8 कॉइन साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स जो हमारा n है वो हो गया 8। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड्स ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, कि टोटल 8 कॉइन्स में से 5 कॉइन्स में हेड आया और बाकी में फिर ऑब्वियसली टेल आएगा, दैट मीन्स r हमारा क्या हो गया? 5, टोटल 5 कॉइन्स में हेड आया, तो n माइनस r क्या हो जाएगा? 3, 8 माइनस 5, तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे NCR अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। NCR को वी कैन राइट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n माइनस r हमारा क्या है? s। ठीक है, तो अगर n 8 है, r 5 है, तो n माइनस r क्या होगा? हमारा 3। सब्स्टिट्यूट कर दो जनरल फॉर्मूला में, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, n इज 8। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, दैट मींस कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। वो कब होता है? व्हेन r इज इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब हमारा r क्या हो गया? 4 बिकॉज n इज 8। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे n को पुट कर दो 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे इसको ठीक करो, यहाँ पे गलत कर रखा है, ये हमारा n अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आएगा।
ठीक है, ये यहाँ पर गलती है, इसको ठीक करो। एंड फॉर्मूला क्या है हमारा, ये देखो, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें इन्होंने फॉर्मूला गलत लिख रखा है, आर चांद में थोड़ी मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। सो इट बिकम्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n अपॉन 2 हमारा क्या है 4 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर को नहीं भूलना। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गलती कर रखी है, इनटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 8 because n is our 8. So this is the probability of most probable combination. इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। लीस्ट प्रोबेबल कब होता है, when r is either 0 और n। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, एंड हमारा 8 है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। आई होप यहाँ पर अब सबको क्लियर हो गया। फर्दर क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देख लो। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स। मतलब हेयर जो हमारा n हो गया वो हो गया 10। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब हमारे सारे हेड आए। ठीक है, सारे हेड आने का मतलब क्या है, r हमारा 10 हो गया, s हमारा 0 हो गया, दैट मींस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n ही हो गया ना एक तरीके से ये केस। जब सब में हमारा हेड आ गया तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 10 व्हिच इज 1024। या अगर तुम्हें ये याद नहीं होता ना कि 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n होगा, तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला है ना उसमें अप्लाई कर दो। n हमारा 10 है, r हमारा 10 है, s या n माइनस r हमारा 0 है, आंसर आ गया। सेकंड केस 5 हेड्स 5 टेल्स, मतलब n हमारा 10 है, r हमारा 5 है, और हमारा s जो है वो भी 5 है। सब्स्टिट्यूट है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 हेड्स एंड 7 टेल्स, मतलब n हमारा 10 है, r हमारा 3 है, और n माइनस r दैट मींस s हमारा 7 है। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू s फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, एंड हियर s इज n माइनस r। मेरे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, 7 हेड्स एंड 3 टेल्स, मतलब इस केस में हमारा r जो है वो हो गया 7, और जो हमारा s है दैट मींस n माइनस r वो हमारा हो गया 3। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू s फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स जो हैं एग्जाम में आ जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हमने टॉपिक किया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डेरिवेशन probable if we are tossing n similar coins simultaneously, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। if we are tossing n similar coins simultaneously, then what is the probability or what is the or derive the expression of the probability of getting r heads and n minus r tails। ठीक है, जब हमने n कॉइन्स को टॉस किया तो उनमें से r कॉइन्स पे हेड आएगा और बाकी कॉइन्स पे टेल आएगा। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करो, और ये भी आ जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके ऊपर एग्जांपल्स भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो लीस्ट प्रोबेबल और मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की। बस मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन में r हमारा n अपॉन 2 होगा, और लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन में r या तो 0 होगा या n होगा। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द केस ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। अब हम कॉइन्स और डाइस से हटकर अब हम धीरे धीरे बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं in systems, in physical systems, so that we can apply the statistics and use statistical physics to study such systems in which number of particles are very large। तो पहले हम शुरू करेंगे जब हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल है, देन 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, फिर हम धीरे धीरे मूव करेंगे उस केसेस में when number of particles becomes very very large।
ठीक है, धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ठीक है, सो दिस टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।